doing hard work is another thing, but doing smart work is a completely different thing which requires a very clear cut strategy. कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको आते हैं और आप गलत करते हो, वो नहीं करना. आई टुक लॉट ऑफ टाइम इन दिस प्रोसेस. 4 साल 5.5 साल के ये मेरी डिग्री होती है MBBS की. मेजर रीज़न दैट वाज बिहाइंड दिस लॉन्ग टाइम वाज लैक ऑफ स्ट्रेटजी. इज़ अ नीड ऑफ स्ट्रेटजी. प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए. हार्ड वर्क का रेलेवेंस है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ आपको एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी होना भी जरूरी है. राइट. Hello everyone, today we are with Rajesh Kumar Mohan, All India Rank 102 UPSC Civil Services Exam 2020. So today Rajesh is here at JV's IAS to enlighten us with the success tips. He's given 5 attempts at UPSC and finally got rank 102. So Rajesh, you've been through the thick and thin of this Civil Services Exam. The thick part is clearing prelims and then appearing in mains in the very first attempt. So ऐसा क्या क्या phases रहे आपके? आप जरा स्टूडेंट्स को ये बताएंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में आपका क्या स्कोर था, सेकंड अटेम्प्ट में, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ. सर, ये स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से दैट देयर इज़ अ नीड फॉर स्ट्रेटजी फॉर दिस एग्जामिनेशन. राइट. इसके लिए किसी ने बोला है कि इफ आई वांट टू कट अ ट्री इन 6 hours, तो आई विल टेक 4 hours in order to sharpen the axe, so that it is properly cut. So the relevance of strategy is very much important. Being studious is one thing. Doing hard work is another thing. But doing smart work is a completely different thing, which requires a very clear-cut strategy. If people are able to use a strategy, through proper guidance or whatever ways, so then they can even crack it earlier also. I took lot of टाइम इन दिस प्रोसेस. 4 साल 5.5 साल के ये मेरी डिग्री होती है MBBS की. तो दूसरी डिग्री की तरह हो गया है. दिस इज़ लाइक सेकेंड MBBS डिग्री. सो उसका मेजर रीज़न दैट वाज बिहाइंड दिस लॉन्ग टाइम वाज लैक ऑफ स्ट्रेटजी. सो जो मैंने अभी जैसे ठोकर खा खा के मैंने अब सीख लिया है कि क्या क्या हर एक चीज़ के लिए क्या है. तो सो अगेन आई विल से दैट देयर इज़ अ नीड ऑफ स्ट्रेटजी. प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए. हार्ड वर्क का रेलेवेंस है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ आपको एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी होना भी जरूरी है. राइट. तो प्रीलिम्स फर्स्ट ईयर आपका जो था 2015 में आपने पहली दफ़ा प्रीलिम्स दिया, तो व्हाट वाज द स्कोर इन दैट ईयर? इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई सिक्योर्ड 116. और प्रीलिम्स में मेरा अच्छा ही स्कोर रहा है. मोस्टली 2019 में 142 स्कोर था मेरा. और दिस ईयर का भी जब प्रीलिम्स का जो मार्क्स अभी डिस्क्लोज हुए हैं रिसेंटली 2 days बैक ओनली, तो उसमें मेरा 114 स्कोर रहा है. तो ओवरऑल आई सेल नाइसली थ्रू प्रीलिम्स एंड अच्छा खासा गैप रहता है 10-15 नंबर का. At a time when many of us struggle to crack prelims, Rajesh is here with us. He is saying that 142 was the score in 2016, 114 in the first attempt 2015. So Rajesh, I would like to know from you on behalf of our viewers here कि ऐसा आप क्या differently करते थे जो कि आप prelims से you were able to sail through quite easily, quite smoothly, जबकि लोगों को डर लगा रहता है कि prelims की कट ऑफ पार होगी या नहीं होगी. उसी फेयर में लोग अपने मेंस की प्रिपरेशन को छोड़ देते हैं. सर, प्रीलिम्स डाइसी तो होता जा रहा है. इट्स बिकमिंग डाइसी डे बाय डे, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर सेम. सो इफ़ यू स्टिक टू द बेसिक्स, तो मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा. पहले तो चीज़ क्या है कि आप वन बेसिक थिंग इज रिविजन. सो दैट विल रिमेन द सेम बिकॉज थिंग्स आर द सेम. सम सब्जेक्ट्स आर द सेम एंड यू हैव टू रिवाइज इट. सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू से इज दैट देयर आर 2 subjects. One is polity, one is modern India. We have a clear-cut source for prelims for both of them. Right. And we have nothing new happens most of the times. Like polity, the things are not going to change in 1 year, so it would remain same. Right. And same way modern India, the history is not going to change. Right. So if these 2 things are strong, these will form a platform.
and in that these two subjects you should not mark any wrong question. If you are committing a mistake, mostly it happens that if a person is committing a mistake in these two subjects, it is only on account of silly mistakes. They will either overread and think so much in polity. Some questions come, then they will keep on thinking, overthinking would be there. So don't do silly mistakes in these two subjects, because if you are doing silly mistakes in these two subjects, then you are at a disadvantage, because other people are going to mark it correct. So that's the base. So पॉलिटी एंड मॉडर्न इंडिया, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए. अगर गलती हो रही है तो अपने पैर के ऊपर आप कुल्हाड़ी खुद ही मार रहे हैं सिली मिस्टेक के कारण. तीसरा एस्पेक्ट मैं क्या कहना चाहूँगा कि कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको आते हैं और आप गलत करते हो, वो नहीं करना. कई सारे 1 or 2 क्वेश्चंस आर देयर विच आर लाइक पीपल मार्क रॉन्गली इन द MCQ, और उसका रीज़न है कि बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते. They will do one thing, they will just rather than writing proper test series, वो क्या करेंगे कि जस्ट आंसर देख लेंगे, क्वेश्चन देख लिया तो उससे सोच रहे हैं काम चल जाता है. लेकिन जब क्या होता है, जब एग्ज़ाम के टाइम पे आता है तो वो जो लैक ऑफ प्रैक्टिस वो दिखती है. कई बच्चे हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, जो कि दे सेड कि मैंने मार्किंग करने में, तो जो MCQ में सर्कल्स को एनसर्कल करने में आई मेड 2-3 मिस्टेक्स. So that should be unjustified. So you mean to say that OMR sheet पे एग्जाम से 1-2 महीने पहले प्रैक्टिस करने से we can save at least 4 to 6 marks by avoiding such silly mistakes की question 2 की जगह हम question 3 पे बबलिंग कर रहे हैं while marking the answers in the OMR. राजेश, आप जैसे पॉलिटी और हिस्ट्री का हमें डिटेल में बता रहे थे, ज्योग्राफी बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें भी एक रीज़न रहा होगा दैट यू आर एबल टू get the marks which is way above the कट ऑफ, लाइक 14-15 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा लेके आना. तो उसके पीछे क्या, उसके लिए आप क्या करते थे? ज्योग्राफी के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, करंट अफेयर्स के लिए अगर मैं पूछना चाहूँ तो जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के लिए NCERTs आर वेरी गुड. The 2+1 and +2 NCERT plus GC Leon का only the climate part, जो climate वाला जो part है, because previously क्वेश्चन पूछे जाते थे कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है तो उसके क्या क्या फीचर्स हैं, ये वाले कुछ वो देते थे कि ये फैक्टर्स हैं तो कौन सी क्लाइमेट है आइडेंटिफाई. दैट्स नॉट गिवन इन NCERT. तो एक इस एस्पेक्ट के लिए आप ज्योग्राफी को थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा रेफर करना पड़ेगा. अदरवाइज NCERTs आर वेरी गुड बुक्स फॉर ज्योग्राफी. और साथ साथ में एक मैप की प्रैक्टिस आई थिंक बहुत ज़रूरी है उसके अंदर. अब उसके ऊपर फोकस ज़्यादा जा रहा है. अब मतलब पहले दे यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम NCERT एज सच. अभी नाउ दे आर आस्किंग लोकेशन वाइज क्वेश्चंस. आई थिंक वो लोकेशन वाइज चीज़ है, उसको आपको मैप की प्रैक्टिस रेगुलरली करनी पड़ेगी, और इट कैन नॉट डेवलप इन 1 day 2 day. एक दिन में आप सारे कवर नहीं कर सकते. जो न्यूज़ में जो प्लेसेस इन न्यूज़ चल रहा है, सो दैट यू हैव टू सी एंड मार्क ऑन द मैप, देन ओनली यू कैन गेट एन आइडिया. तो आपके कहने का मतलब है कि डेली प्रैक्टिस ऑफ मैप, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं विजिट कर रहे हैं या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ विजिटिंग सम प्लेस, सो अगर आप उसको डेली बेसिस पे 15 से 20 मिनट मैप पे लगा रहे हैं तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है बजाय इसके कि आप आखिरी के 15 दिनों में सिर्फ मैप स्टडी कर रहे हैं. राइट सर. ये और इसके लिए एक सॉल्यूशन है कि आप मोस्टली वी सी इन UPSC एस्पिरेंट का रूम होता है, उसमें इंडिया का मैप और वर्ल्ड मैप तो होता ही है. लेकिन उनको देखते बहुत ही कम है. तो अगर आप शाम को अगर जैसे 10-15 मिनट की प्रैक्टिस के साथ साथ सोने से पहले अगर थोड़ा आइडिया भी लगा ले कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो जो सेंस ऑफ लोकेशन जो डेवलप हो जाता है माइंड के अंदर. तो हम जैसे हम देयर इज़ अ थिंग इन मेडिसिन की GPS होता है दिमाग के अंदर, दैट काइंड ऑफ GPS डेवलप्स, और वो फिर बहुत हेल्प आता है. कि फॉर एग्जांपल जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा था कि ये इन सिटीज़ हैं सेम लॉन्गिट्यूड में कौन कौन सी है, दिल्ली के सेम लॉन्गिट्यूड में कौन सी है. तो अगर आपके दिमाग में ये, तो इनकी तैयारी ही नहीं की जा सकती. यू कैन नॉट प्रिपेयर दीज थिंग्स. इफ़ यू हैव अ सेंस कि हाँ नागपुर इस साइड है, बेंगलोर इस साइड है, इंदौर इस साइड है, देन यू कैन मार्क दैट क्वेश्चन करेक्ट. अदरवाइज यू कैन नॉट, बिकॉज आपने देखा ही नहीं तो आप वो थ्योरी से तो होगा नहीं. जब तक आपने मैप नहीं देखा तो आप यू कैन नॉट मार्क दैट क्वेश्चन करेक्ट. एंड राजेश, जब हम बात करते हैं NCERTs की या प्रीलिम्स की लॉन्ग ड्रॉन प्रिपरेशन की, 5 अटेम्प्ट्स बार बार उन्हीं चीज़ों को पढ़ना, तो क्या आपने इसके लिए कुछ नोट्स भी बनाए थे, कुछ क्रिस्प एंड कंसाइज नोट्स, जैसा कि हम बाकी टॉपर्स से सुनते हैं या हम भी अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि नोट्स बना लिए जाएं? आपका क्या कहना है इस पर? सर मैंने नोट्स बनाए थे, और मैंने CSET के बहुत ही अच्छी क्रिस्प नोट्स बनाए थे, क्योंकि क्या है कि आजकल CSET भी मुश्किल होता जा रहा है. पर
तो राजेश बात कर रहे हैं सी सैट पेपर 2 की। सी सैट पेपर 2 राजेश का कहना है कि मुश्किल होता चला जा रहा है। राजेश ने सी सैट पेपर 2 के लिए भी नोट्स बनाए। हाँ राइट, तो उसके लिए बनाए थे और मैंने फॉर्मूलाज 3-4 पेजेस में रख लिए थे। और फिर उसके बाद मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस पहले वाला पेपर देना था और वो रीड करना था और फिर दूसरा पेपर देना था। तो मेरे शायद इस बार 111 नंबर आए हैं पेपर 2 में, 100 से ऊपर ही आते हैं। दैट्स लाइक वेरी कंफर्टेबल, 30-40 नंबर का कंफर्ट मार्जिन रहता है। तो सी सेट उससे हैंडल हो जाता है। ये जस्ट जो ट्रिक्स हैं वो मैंने एक पेज पे लिख ली थी और जो भी फॉर्मूलाज हैं वो लिख लिए थे। दूसरे नोट्स के लिए हर एक चीज़ के कुछ चीज़ों के, जैसे आप कह रहे थे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि एनसीईआरटी इस तरह से लिखी गई है स्टोरी की फॉर्म में, तो आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते एंड मोमेंट पे। यू हैव टू मेक नोट्स ऑफ एनसीईआरटी, देन ओनली इट इज़ हेल्पफुल, अदरवाइज इट्स लाइक दे विल बॉक्स बना रखे होते हैं आप जैसे एनसीईआरटीज में, तो स्पेस बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रखा होता है, वो रिवाइज नहीं कर सकते। तो उसको अगर एनसीईआरटी को रिवाइज करना है तो नोट्स बनाने पड़ेंगे। राजेश, जैसा हमने इससे पहले वाले वीडियो के एक सेगमेंट में हमने जो राजेश के स्ट्रगल पे एक वीडियो शूट किया है, तो उसमें भी हमने ये बात करना चाहा कि राजेश ने, जो हम इसमें थोड़ा सा डीपली जाएंगे, थियोरी के लिए स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम आता है कि आज भी फैक्ट्स का सी सैट का जो पैटर्न 2011 से चेंज हुआ है, उसके बाद भी क्या आपको लगता है कि फैक्ट्स का उतना ही रोल है, क्या उतनी ही प्रिसीजन चाहिए, या फिर ये यूपीएससी का प्रिलिमिनरी एग्जाम अब अंडरस्टैंडिंग की ओर ज़्यादा ले जाता है हमें? ये अब फैक्ट से बिल्कुल अवे हो चुका है, इट हैज़ डाइवर्टेड कम्प्लीटली अवे फ्रॉम द फैक्ट्स। और मैं एक टिप, छोटी सी टिप देना चाहूँगा कि जनरली अगर है ना अननोन फैक्ट होगा ना, वो गलती ही देंगे वो। जैसे फॉर एग्जांपल एक आई स्टिल रिमेंबर, उन्होंने पूछा था कि द डिस्टेंस फ्रॉम दिस इज हाउ मेनी किलोमीटर्स, वन ऑफ द स्टेटमेंट वाज दैट अंडमान एंड निकोबार इज दिस मच किलोमीटर अवे फ्रॉम सिंगापुर। दैट वाज रॉन्ग स्टेटमेंट। प्लस देन कोई भी फिगर आ रहा है तो यू कीप इन माइंड कि 80% चांसेस है वो गलत होने के। और ये मैंने नोटिस किया है, किसी फ्रेंड ने मेरे को पॉइंट आउट किया था, मैंने सोचा कि ये तो नहीं होगा ऐसा, इस तरह से कि ना ब्रॉड रूल ऑफ थंब की किस तरह से होगा। तो वो तो मैंने 2-3 पास्ट ईयर पेपर्स के एनालिसिस किए, तो उसमें देखा कि मोस्टली जो भी फैक्चुअल फिगर है, इवन जैसे नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स पीवीटीजीज वाला क्वेश्चन था, तो इवन दो इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड थिंग कि 75 और 705 करके ऐसे है कि PVTGs are 75 and there are 705 tribes total. तो उसमें लेकिन उन्होंने फिगर्स कम गलत दे रखे थे। तो आई विल से कि ना आप मतलब एक तरह से अनसाइंटिफिक मेथड है ये, लेकिन आप ये सोच के चलो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं फिगर के, तो दैट इज़ ए वन ट्रिक दैट यू कैन यूज़। तो फैक्ट से ज़्यादा दूर जा रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, राजेश का ये कहना है कि ये प्रीलिम्स का जो पैटर्न है, जो सीसैट के 2011 के इस बदलाव के बाद, चेंज के बाद क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर 1 की अगर हम बात करें, राजेश मैं ये पूछना चाहूँगा अपने स्टूडेंट्स के लिए कि क्या ये पैटर्न हमें मेंस की ओर ज़्यादा ले जाता है? क्या आपको लगता है द कन्वर्जेंस फैक्टर बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस इज़ मोर आफ्टर 2011 एंड 13 सिलेबस चेंज दैन इट वाज प्रीवियसली? हाँ ये सर, अब जैसे पहले ऐसे होता था कि प्रीलिम्स के लिए जो चीज़ है वो यूज़फुल नहीं होती थी मेंस के लिए, लेकिन कई चीज़ें जैसे स्पेशली लास्ट ईयर आई थिंक क्वेश्चंस है, मतलब वो और ट्रेंड है, इट इज़ बिकमिंग मोर जैसे शार्पन होता जा रहा है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि जैसे ये वाली कमेटी रिफॉर्म्स के लिए कौन सी है, व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी, हाँ संथानम कमेटी वाले। सो वो वाली चीज़ें हम मेंस में पढ़ते हैं, प्रीलिम्स में जनरली नहीं पढ़ते हैं। या फिर गवर्नर रूल के बारे में कोई कमेटी पूछ ली, तो इस तरह की जो कमेटीज़ वगैरह जनरली हम सोचते हैं कि ये प्री के लिए इतना नहीं है, तो अब वो ऐड करने लग गए हैं प्री में भी, लेकिन ये है कि थोड़ा मेंस की तरफ ओरिएंटेशन जा रहा है। एक क्वेश्चन पॉलिटी में एक ऐसा क्वेश्चन पक्का होता है जिसमें ब्रॉड आइडियाज़ के बारे में पूछे जाते हैं। जैसे एक बार पूछा था कि इनमें से व्हाट इज़ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी अगेंस्ट अकॉर्डिंग टू यू, तो वो जो पॉजिटिव लिबर्टी का जो आइडिया है उसके बारे में उन्होंने पूछा है उसके बारे में। सो दैट इज़ लाइक कि जो मेंस वाली प्रिपरेशन है और नॉन फैक्चुअल थिंग है, वो सडनली एक ट्रेंड ऐसे इस तरफ जा रहा है। तो क्या आप ये कहना चाहेंगे कि ये जो आर्टिफिशियल डाइकोटमी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने की है कि PT 365 या प्रीलिम्स की तैयारी अलग है और मेंस की तैयारी अलग है, जो ये डाइसेक्शन किया गया, मेडिकल टर्मिनोलॉजी मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा, तो आपको लगता है कि वो अननेसेसरी करी जा रही है? rather than dissecting the prelims preparation and mains preparation, there should be a convergence. तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप?
इसमें ये कहना चाहूँगा कि प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा अलग थोड़ा सा तो प्रोसेस होता है, जो कि 1-2 महीने पहले वो चाहिए। हमें थोड़ा सा फैक्ट्स ओरिएंटेड अप्रोच लेके आना थोड़ा सा रखना पड़ेगा, मैप की लोकेशंस को दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल ये थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव तो रखना ही पड़ेगा कि आगे जाके यू नेवर नो कि प्रीलिम्स में क्वेश्चंस मेन से आने लग जाए। तो बिकॉज जो सिलेबस तो वेरी वास्ट होंगी, उसमें इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिमार्केट दीज टू थिंग्स, और इसमें ओवरलैप होने वाला है एक तरह से। तो चलिए राजेश, अब अपने स्टूडेंट्स को हम बताना चाहेंगे कि मेंस में राजेश की स्टोरी क्या रही। मेंस आपने कितनी बार दिया होगा राजेश? मैंने 4 बार, मतलब एवरी टाइम आई क्लियर प्रीलिम्स। तो हर बार राजेश ने प्रीलिम्स, हर बार राजेश ने मेंस दिया है। तो मेंस में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2015 में आपने ऐसा क्या किया था जो आपने 2020 में नहीं किया और आप सिलेक्ट हो गए, या फिर उल्टा भी हम पूछ सकते हैं कि 2015 में ऐसी क्या गलतियां करी थी जो 2020 में नहीं करी आपने? पहले मैं 2-3 जो प्रीलिम्स वाली जो बातें हैं आई विल लाइक टू ऐड, जो हम बात कर रहे थे। तो प्रीलिम्स में एक तो मार्किंग का हो गया, एक और एडवाइस मैं देना चाहूँगा बिकॉज एग्जाम इज कमिंग, तो आई थिंक आई शुड टेल 2-3 मोर थिंग्स अबाउट इट। वन इज दैट कि जो आप डायरेक्टिव वर्ड है उसको सर्कल कर लीजिए। कई बार नॉट के कारण गलती हो जाती है, वो वाली गलती हमें अवॉइड करना है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को अवॉइड करना है, एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी है। तो ये मेरा प्रीलिम्स का वो जो आइडिया था वो हो गया। और इसके साथ मैं मेंस के में ये बोलना चाहूँगा कि मेंस में मैंने क्योंकि मैं कर नहीं पा रहा था तो कई सारी गलतियाँ की। सबसे बड़ी गलती मेरी मेंस में ही रही है, क्योंकि अगर मेंस ठीक होगा तभी आपका इंटरव्यू होगा और तभी आपकी रैंक होगी। मेंस इज द डिटरमाइनिंग थिंग। प्रीलिम्स से आपको कट ऑफ ही क्रॉस करनी चाहिए। आई केप्ट ऑन फोकसिंग ऑन प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स में तो इतना ज़्यादा गैप हो गया, लेकिन मेंस का उसके अंदर यूटिलिटी नहीं आ रही है। तो मेंस में मैं मिस्टेक्स बताना चाहूँगा अपनी। पहला तो लैक ऑफ आंसर राइटिंग। तो वो हम सोचते हैं कि जब पेपर आएगा तो पेपर कंप्लीट हो जाएगा और लिख भी लेंगे, लेकिन नहीं होता वो एक्चुअल में। यू हैव टू डू आंसर राइटिंग इन ए वेरी स्पेसिफिक फॉर्मेट। दूसरा एस्पेक्ट है कि जनरली व्हाट हैपेंस दीज डेज कि आधे घंटे में 6 क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो वो स्टार्टिंग में किक स्टार्ट करने के लिए तो ठीक है, बट वी शुड फोकस ऑन कंप्लीट कि 3 घंटे में हमें सारे के सारे 20 क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि व्हाट हैपेंस दैट यू आंसर, द क्वालिटी ऑफ आंसर कीप ऑन चेंजिंग विद ईच क्वेश्चन यू राइट। इनिशियल 1-2 तो चलो अच्छे से लिख जाते हैं, लेकिन जो लास्ट के 20 मिनट होते हैं उसमें आप कितना अटेम्प्ट कर पाते हो, कितने अच्छे से आंसर प्रेजेंट करने पाते हो। और जनरली क्या होता है, स्टार्टिंग में 10 का है, फिर 20 का, मतलब ज़्यादा मार्क्स का फर्स्ट 10 एंड नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। तो आई थिंक वो जो 3 आवर्स की प्रैक्टिस है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने नहीं की। तो दैट वाज माय मिस्टेक अगेन। तो स्टूडेंट्स के लिए अब तक राजेश ने जो प्रीलिम से रिलेटेड कहा, मैं उसको सम अप करूंगा। वी हैव टू फोकस ऑन डायरेक्टिव वर्ड्स। डायरेक्टिव वर्ड्स मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। देन एलिमिनेशन टेक्निक हमें लगाना है और एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को हमें अवॉइड करना है, राइट। एंड मेंस में जहाँ तक राजेश ने हमें चीज़ें बताई कि आंसर राइटिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि आप तीसरे अटेम्प्ट में जाके सोचें और पढ़ते टाइम हम ये सोचते हैं कि ये तो हम लिख ही लेंगे, बहुत आसान से पॉइंट्स हैं, वी वुड बी एबल टू रिकलेक्ट द सेम इन द एग्जामिनेशन हॉल। आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट हियर, योर स्पीड ऑफ रिकलेक्शन शुड बी कमेंसुरेट विद योर स्पीड ऑफ राइटिंग। जितनी जल्दी आप चीज़ों को सोच पाते हैं उतनी जल्दी आपका पेन चलेगा। तो ये चीज़ तब आपकी होने लगती है जब आप एक ही कंटेंट को, अपने नोट्स को बार बार रिवाइज कर रहे हैं। जो राजेश ने यहाँ पे कहा, राजेश ने ये कहा कि हम मेंस की आंसर राइटिंग स्पीड में, आंसर राइटिंग टाइम पे एग्जामिनेशन हॉल में पहले 2-3 क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद वी ट्राई टू फ्लेजल इन बिटवीन, वी ट्राई टू, ठीक है, कि कुछ और ज़्यादा हम स्लो पढ़ने लगते हैं पहले 1-8-पौने घंटे के बाद। 3 घंटे में 6000 वर्ड्स आपको, एक वैसे मैं कह सकता हूँ कि आपको लिखने हैं। तो यू हैव टू allocate your time in a balanced manner. It should not be the case कि आप पहले 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस बहुत अच्छे कर रहे हो और बाद में पता चला कि आप आखिरी 3 क्वेश्चंस के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचा, राइट। सो राजेश, अब एस्से पे अगर हम आएँ तो एस्से पेपर पे आप क्या कहना चाहेंगे? एस्से पेपर इट्स लाइक एस्से ऑप्शनल और इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ें जो कि आपको मेक एंड ब्रेक दोनों कर सकते हैं। एथिक्स पेपर आल्सो टू एन एक्सटेंट। तो क्योंकि GS 1, 2, 3 में मोस्टली सिमिलर से मार्क्स आते हैं, इफ़ यू पुट सो मच एफर्ट 5-5, 10-10 नंबर एक्स्ट्रा हो सकता है। तो ऐसे इज़ लाइक वेरी वॉलेटाइल थिंग, तो वो हेल्प भी कर सकता है और वो डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो मेरा रहा है कि मेरी जर्नी रही है कि पहले स्टार्टिंग में मेरे 139 थे, 139 सेम मार्क, देन 122,
फिर अब दिस ईयर आई गॉट 129 मार्क्स, तो थोड़ा सा वेरिएशन होता है, लेकिन बट आई मीन 120 से 140 की रेंज में रहा हूँ मैं ऐसे के अंदर। सो उसके लिए मैं कहूँगा कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है ऐसे का, वो स्ट्रक्चर फॉलो करना है, प्लस आइडियाज़ को प्रेजेंट करना है, और उसको फैक्चुअल नहीं, जैसे है ना जनरली इट इज़ नॉट अबाउट नंबर ऑफ आइडियाज़, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ आइडियाज़। कि आप है ना ऐसे इन्यूमरेशन, इट इज़ नॉट एन इन्यूमरेशन लाइक अ मीन्स, जो GS के जो 1 2 3 हैं उनका जो इन्यूमरेशन हम कर देते हैं, दैट इट्स डिफरेंट, इट हैज़ टू बी लाइक वन आइडिया इन अ वेरी नाइसली written way. You have to elaborate it, you have to explain it using a very nice language also, English language को अच्छे से use करके, और उसको effective बनाना है so that people have interest into it. So that is there for essay. और essay में एक और ऐड करना चाहूँगा जो heading है होती है, जैसे सब हेडिंग होती है, एवरी essay has a सब हेडिंग, तो उसकी सब हेडिंग को थोड़ा सा इनोवेटिवली लिखोगे तो अच्छा लगता है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। यू मीन टू से ऐसे की सब हेडिंग को अगर हम कुछ कैची फ्रेजेस में यूज़ कर रहे हैं तो दैट इनकलकेट्स द इंटरेस्ट इन द माइंड ऑफ द रीडर ऑफ योर एसे। एंड देन आपने एसे के कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बिल्कुल ही अनकन्वेंशनल होते हैं, फिलोसॉफिकल एक्सट्रीम्स पे, तो आप किस तरह के, जैसे हम देख रहे हैं कि राजेश के मार्क्स 120 से 140 के बीच में रहे, तो आप किन ऐसे टॉपिक्स को चूज़ करते थे? कन्वेंशनल टॉपिक्स को चूज़ करते थे कि हाँ मार्क्स स्कोर करने हैं, या फिर कभी कभी इमोशनल होके कुछ ऐसा टॉपिक उठाया कि हाँ मैं इस पे लिख सकता हूँ? अभी फिलोसॉफिकल टॉपिक्स हैं उनको वी कैन नॉट अवॉइड, लाइक फ्रॉम पास्ट 2-3 years देयर इज नो वे आउट। पहले क्या होता था कि ना एक दोनों में जो, लेकिन अभी चॉइसेस ऐसी हैं कि इधर एक तो चलो चल जाता है, नॉन फिलोसॉफिकल हो जाता है, लेकिन सेकंड यू हैव टू पिक अ फिलोसॉफिकल ऐसे, तो उसको मतलब दिस इज़ अ रियलिटी, वी शुड लाइक वी हैव टू बी अवेयर अबाउट इट, हाउ टू हैंडल दिस ऐसे। तो मैं करता था, अटेम्प्ट करता था, उसके लिए मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया था पास्ट ईयर पेपर का, और उसका मेरे को लगा कि जैसे 4-5 थीम्स हैं, उसी पे ही फिलोसॉफिकल ऐसे आता है। तो एक हमारे एथिक्स में जो हम फिलोसोफर्स को पढ़ते हैं, उन्होंने कार्डिनल वर्च्यूज दी थी, तो मेरे को लगा वो कार्डिनल वर्च्यूज को ही पूछते हैं, या तो जस्टिस पे वो होता है, या विजडम के ऊपर ऐसे होता है, या जो 4 कार्डिनल जैसे, या फिर साथ में नीड्स और ग्रीड, 4 कार्डिनल वर्च्यूज जो अरिस्टोटल ने दी थी, और साथ में एक नीड वर्सेस ग्रीड, ये थीम होती है मोस्ट ऑफ द फिलोसॉफिकल एसेज की। और आप एक बार पास्ट ईयर देखेंगे तो यही थीम टेम्परेंस, वन इज टेम्परेंस, सो ये जो 4 कार्डिनल वर्च्यूज, तो मतलब जो वो फिलोसोफर जो बोल के आया था वो अभी तक चल रहा है कि वही 4-5 चीज़ें हैं हमारे फिलोसफी, बस वो उसको थोड़ा सा रीओरिएंट करके देंगे, किसी कोट को दे देंगे, और इस तरह की चीज़ें दे सकते हैं। राजेश, आपको क्या लगता है कि इस बार की सक्सेस में या आपके पीछे के अटेम्प्ट में देखें, ये आपका सक्सेसफुल अटेम्प्ट जैसे रहा, तो आपके ऑप्शनल का कितना रोल इसमें रहता है? पीछे के जो आपके अटेम्प्ट्स थे 2015-16, क्या उसमें आपका ऑप्शनल में कम स्कोर करना एक रीज़न था, या फिर इस बार हम ये कहें कि आपके इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स हैं, जिस पे हम आने वाले नेक्स्ट 5 मिनट्स में बात करने जा रहे हैं, तो ऑप्शनल का कितना एडवांटेज आपको इस बार ज़्यादा मार्क्स आने की वजह से मिला, या ऑप्शनल एक डिसाइडिंग रोल इस बार आपकी सक्सेस में प्ले किया? सर फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में मेरा ऑप्शनल के स्कोर बहुत ही कम थे, 230-40, दैट वाज द स्कोर, और उसके कारण नथिंग वाज पॉसिबल। सो दैट्स लाइक आप अगर 250 से नीचे जा रहे हैं ऑप्शनल में तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, स्पेशल जर्नल में अगर आप जा रहे हैं तो यू कैन नॉट मेक द कट ऑफ फॉर द इंटरव्यू कॉल। सो लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में आई डिड इम्प्रूव, वर्कड ऑन माई ऑप्शनल। जैसे एक ये है कि मैं एक साइकिल में, वी टॉक्ड अबाउट इट, आई वाज इन ए साइकिल प्री और मेंस, उसके लिए मैं अपना टाइम नहीं दे पा रहा था मेडिकल साइंस के लिए, तो मैंने वो दिया, तो लास्ट ईयर में 262 आए थे, अभी 272 आए, तो इट डिडंट होल्ड मी बैक, प्लस थोड़ा सा अबव एवरेज मान सकते हैं उसको, 272 को स्कोर को, प्लस दिस वो एक्सट्रीम मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं जो ऑप्शनल में पहले आने लगे थे बीच में 3-4 साल से, कि 350 आ रहे हैं किसी के, तो अभी मॉडरेशन हो चुका है ऑप्शनल का मोस्टली, और दैट इज़ अ गुड थिंग अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि वो मतलब दैट इज़ नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन। सो आई विल से कि दीज लास्ट 2 अटेम्प्ट्स मेरे ऑप्शनल थोड़ा सा ठीक रहा है, और उसने मेरे को होल्ड बैक नहीं किया जैसे पहले 2 अटेम्प्ट में उसने किया था। राइट, तो गाइज राजेश इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर यू गाइज। राजेश ने 5 प्रीलिम्स दिए, राजेश ने इस केस में 5 मेंस दिए, तो आप देख सकते हो कि इस एग्ज़ाम की एक ब्यूटीफुल बात ये है
कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर जीएस पेपर में 1 में या 2 में या 3 में या 4 में या एसए में अगर आप एक्सट्रीम्स पे स्कोर कर रहे हो, चाहे वो एक्सट्रीम नेगेटिव साइड है या एक्सट्रीम पॉजिटिव साइड है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। लास्ट टाइम जब राजेश ने इंटरव्यू दिया तो राजेश के इंटरव्यू के स्कोर 150s के अराउंड थे, इस बार 180s में है। तो ये एक एवरेज लाइन आपको लेके चलना है। एवरेज से थोड़ा सा आप अबव करते हैं तो आप 100 अंडर 100 रैंक के आसपास आ जाते हैं। जैसे राजेश की भी रैंक है 102, तो एसए में हम देखते हैं कि 120 से थोड़ा सा अबव 129। इस बार हम ऑप्शनल की बात करें, पिछली बार राजेश का ऑप्शनल मेडिकल साइंस सेम ऑप्शनल, इस बार पिछली बार 262 मार्क्स थे, इस बार 272। ये 10-10 नंबर, ये वो नंबर हैं जो हम ऐसे सोचते हैं कि एक क्वेश्चन छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा। इंटरव्यू में अगर हम एक क्वेश्चन में लापरवाह होकर जवाब दे देंगे तो क्या हो जाएगा। वो 20 मार्क्स, वो 30 मार्क्स यहाँ पे 30-40 रैंक्स का या फिर ये कहें कि एक साल का डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। Am I right, राजेश? हाँ सर, बस एक करेक्ट करना चाहूँगा, मेरे पिछली बार 129 मार्क्स थे इंटरव्यू में और इस बार 180। मेरे 150 भी नहीं, वेरी बिलो स्कोर था मेरा। और किसी दोस्त ने बोला था मेरे को कि उन्होंने 130 इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि आपने कोई ब्लंडर किया, और मैंने ब्लंडर किए थे उस टाइम पे तैयारी में जो इंटरव्यू की, तो 130 से एक मार्क्स करके 129 दिया गया मेरे को, और अभी 184 है जो प्रेजेंट वाला इंटरव्यू में। सो दैट इज़ देयर, एंड इंटरव्यू का भी एक रोल है और इंटरव्यू की एक स्ट्रेटजी भी होती है। राइट। सो वील लाइक टू नो मोर फ्रॉम यू अबाउट द इंटरव्यू स्ट्रेटजी। जैसा राजेश ने बताया कि लास्ट टाइम राजेश के इंटरव्यू में 129 मार्क्स थे, इस बार के आपके स्कोर थे 184 स्कोर है। तो राजेश, इस बार आपने क्या ऐसा डिफरेंट किया इंटरव्यू के टाइम पे? आप जेवीज पे आपने मॉक इंटरव्यू भी लिया, देन कुछ ऐसा आपने खुद इस एक साल में, लास्ट ईयर के इंटरव्यू में और इस ईयर के इंटरव्यू में आपने ऐसा क्या डिफरेंट किया? क्या कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन ट्रिक्स थी जो आपको ये 30-50 मार्क्स का जो डिफरेंस आपका देखते हैं हम? सर, पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट, वी नीड टू रियलाइज कि देयर इज़ अ प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू। हम जनरली सोचते हैं कि एक पर्सनैलिटी होती है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, या फिर इंटरव्यू के लिए कोई तैयारी नहीं होती। देयर इज़ अ प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू, और जो वो प्रिपरेशन करेगा तो मार्क्स में भी दिखेगा। तो दूसरा एस्पेक्ट मैंने क्या क्या किया उस स्ट्रेटजी के अंदर, पहला तो मैंने की एक मिरर प्रैक्टिस की। मिरर प्रैक्टिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, जैसे आंसर राइटिंग के लिए बोलते हैं मेंस के लिए, वैसे ही इंटरव्यू के लिए मिरर प्रैक्टिस एक मतलब बेसिस है। उससे आपकी जो लैंग्वेज है वो इम्प्रूव होती है, योर स्पीकिंग स्टाइल, हाउ डू यू आंसर टू ए क्वेश्चन, गिविंग ए गैप टू ए क्वेश्चन, फिर उसको आंसर करना इफेक्टिवली कैसे करना आंसर। तो मिरर प्रैक्टिस का एक रोल रहा है एक तरह से। और तीसरा एस्पेक्ट मैं कहना चाहूँगा, इंटरव्यू में मैंने न्यूज़पेपर को लाइटली नहीं लिया। न्यूज़पेपर जनरली प्रीलिम्स में 1-1 घंटे बहुत होता है, बाकी जैसे मैगजीन्स कवर कर लेती हैं रिवीजन के लिए, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे आपको एंड टू एंड पढ़ना पड़ेगा न्यूज़पेपर, और एक नहीं, एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपका पर्सपेक्टिव बनेगा। और कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि जो इंटरव्यू के जो मेंबर्स, पैनल के मेंबर्स हैं, वो उन्होंने 1-2 दिन पहले किसी न्यूज़पेपर से पढ़ा होता है और डायरेक्टली उसी चीज़ को पूछ लेते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रीलिम्स में नहीं तो ना सही, लेकिन इंटरव्यू से पहले आपको पर्सपेक्टिव्स, ओपिनियंस डेवलप करने की ज़्यादा ज़रूरत है। Am I right in saying that? राइट सर। और मैं कहूँगा कि जब मेंस का रिजल्ट आ जाए तो आप एक न्यूज़पेपर तो एटलीस्ट कम्प्लीटली थॉरोली, मतलब लाइन टू लाइन तो पढ़िए ही, वन इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू। मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, और साथ में जब इंटरव्यू की डेट होगी उससे 7-8 दिन पहले आप 3-4 न्यूज़पेपर पढ़िए। तो उससे अगर बेशक से डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, लेकिन उसके लिए हेल्प मिलता है आपको इनडायरेक्टली, यू कैन सपोर्ट। जैसे मेरे से, आई स्टिल रिमेंबर, मेरे से पूछा गया कि वाई हरियाणा इज़ डूइंग सो मच सो नाइसली इन स्पोर्ट्स। तो मैंने बोला यस सर कि हरियाणा इज़ डूइंग वेरी नाइसली इन स्पोर्ट्स, राइट, लाइक फॉर एग्जाम्पल दैट टाइम पैरालंपिक्स वर गोइंग ऑन। आई सेड आउट ऑफ दीज माइन कैंडिडेट दीज आर फ्रॉम हरियाणा बिकॉज आई रेड इन द न्यूज़पेपर। So that way it creates an impression that you are answering in an informed way. So in newspaper का एक बहुत बड़ा रोल है उसके। तो इंटरव्यू के लिए राजेश एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप काफ़ी बार अटैम्प्ट, आपने 5 अटैम्प्ट दिए, तो इंटरव्यू में क्या कहीं आपको लगा कि बोर्ड का आपकी तरफ कुछ बायस है कि आप 5 बार यूपीएससी में
आपने अपेयर किया फिर भी आप नहीं क्रैक कर पाए, कुछ नेगेटिव साइड पे आपको लगा कि डिसएडवांटेज आपको लगा? मेरे को लगता है कि यूपीएससी इज़ ए फेयर बॉडी, और कई बंदे कहते हैं कि ये होता है, वो नहीं होता। दे आर अनजजमेंटल, नॉन जजमेंटल होते हैं, और वो आपको जज नहीं करते आपके बैकग्राउंड के हिसाब से। जो क्वेश्चंस वो पूछते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे केस में मेडिकल साइंस का, जैसे एमबीबीएस एक सिविल सर्वेंट बन रहा है, तो उसके लिए पूछा जाता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है कि क्यों आप चेंज कर रहे हो स्ट्रीम। तो उसमें उसको आप डोंट सी एज ए नेगेटिव थिंग कि है ना नेगेटिव कर रहे हैं कि ना वो छोड़ के जा रहा है। हम एक है ना जजमेंटल हो जाते हैं कि मेंबर ऐसे करके पूछ रहा होगा। उनका पर्पस होता है आइस ब्रेकिंग, कि आप स्टार्ट करो कन्वर्सेशन को, स्टार्ट करो सो दैट दे कैन एनालाइज योर पर्सनैलिटी, आपके जो हाउ यू आर आंसरिंग इट। सो ऐसे कि थोड़ा सा लक का तो हर एक चीज़ में रोल तो होता ही है, लिटिल बिट देयर इज अ रोल फॉर लक, कौन सा बोर्ड मेंबर मिलता है, लेकिन जितना एज फार एज इम्पार्शियल दैट कैन बी, तो यूपीएससी ट्राइज टू बी दैट। आई थिंक मेंबर्स को पता भी नहीं होता कौन कैंडिडेट आ रहा है, तो ये उनका इंटरनल प्रोसेस है। तो आई विल से कि आप अगर तभी तो इट्स पॉसिबल कि प्रिपरेशन के कारण 129 से 184 चले गए, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन की, और जब प्रिपरेशन नहीं किए तो 129 थे, और प्रिपरेशन किए तो 184। अगर इसका मतलब कोई साइंटिफिक ही चीज़ है जिसके कारण ये चेंज हो रहा है, तो दैट्स माय पॉइंट। गाइस, राजेश को यहाँ पे होस्ट करने का सीधा रीज़न ये था कि काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि टॉपर ने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, और मेरे में 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट अगर मेरे लग गए, मैं इनकॉन्फिडेंट हूँ, तो मेरे साथ क्या होगा। राजेश इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल हियर कि एक तो आप में परसिवरेंस, डेडिकेशन और परसिस्टेंस, तीनों चीज़ें आपकी चाहिए। हार्डवर्क को जब हम स्मार्ट वर्क कहते हैं कि आपको देखना है कि एग्ज़ाम में पूछा क्या जा रहा है। राजेश, कंक्लूड करते टाइम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप स्टूडेंट्स के लिए, हम 2 अक्टूबर 2021 को ये वीडियो शूट कर रहे हैं न्यू दिल्ली करोल बाग से, 10 अक्टूबर को यहाँ पे प्रीलिम्स है हमारा यूपीएससी का, तो आप 5 ऐसी क्या हिदायतें देना चाहेंगे, पॉइंटेड हिदायतें उन लोगों को जो प्रीलिम्स 2021 में अपेयर होने जा रहे हैं? तो पहली तो ये होगा कि फर्स्ट इस, अगर बंदा अंडर कॉन्फिडेंट रहता है और स्किप कर देता है प्रीलिम्स को, तो आई थिंक अगर आपने 5-6 महीने तैयारी की है तो आप यू गो फॉर प्रीलिम्स। अगर आपका ये है कि 1 साल तक तैयारी कर लिया और फिर भी अंडर कॉन्फिडेंट है, तो उसके बाद अगले साल भी यही चीज़ रिपीट होने वाली है। रादर बिलीव इन योर सेल्फ एंड गो फॉर द प्रीलिम्स। यस, कोविड वॉज देयर, लॉकडाउन वॉज देयर, उसके कारण हमारी प्रिपरेशन इम्पैक्ट हुई है, लेकिन ये सभी की इम्पैक्ट हुई है, अकेले एक बंदे की इम्पैक्ट नहीं हुए। तो उसके कारण क्या हो गया कि आप सेम लेवल पे हो जितना होना चाहिए, और ये दिस इज़ ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि आपका रिलेटिव दूसरों को क्या हुआ उससे मैटर करता है। तो यू आर ऑन द सेम स्टेज, यू गो देयर, तो यू अटेम्प्ट दिस, इफ यू आर गिविंग दिस, हैव कॉन्फिडेंस इन यू एंड से कि अभी तो करना ही है। अब ये डिसाइसिवनेस नहीं रखनी कि जाना है कि नहीं जाना। दूसरा पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि रिवाइज। जो जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे लास्ट टाइम पे, उतना ज़्यादा इफेक्टिव रिकॉल होगा। और डोंट बी स्ट्रेस्ड, और ऐसे मान के चलो कि जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा रिकलेक्ट होगा। ये स्ट्रेस की तरफ मत लो कि आप मतलब इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं कि आएगा कि नहीं आएगा। वो इनडायरेक्टली तो हेल्प करेगा ही कहीं ना कहीं पे। 2 तरीके हैं, एक बिना पढ़े आप 10 दिन वेस्ट करके अटेम्प्ट करो, एक पढ़ के अटेम्प्ट दो। तो इट्स ऑलवेज बेटर आप पढ़ के अटेम्प्ट दो। तो दूसरा मेरा ये हो गया। तीसरा ये कि सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए, वो बहुत ही फेटल होते हैं, और अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ तो सारा प्रोसेस ही खत्म, 1 साल और बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। इतने लंबा टाइम के लिए कोई एंगेजमेंट नहीं है। तो ये एक मैं बोलना चाहूँगा कि तीसरा पॉइंट कि आप बेसिकली सिली मिस्टेक्स मत कीजिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, फर्स्ट स्टेज है, और अगर ये नहीं हुए तो कुछ नहीं होगा। तो ये वाला है, दीज आर माई सजेशंस। और फाइनली मैं विशेस देना चाहूँगा कि आप अपने जो एंडेवर है इसमें यू सक्सीड एंड यू क्लियर प्रीलिम्स with flying colors. Right. Thank you so much, Rajesh. So thank you so much, guys. We'll keep on bringing such content for you which is helpful for your civil services exam preparation, be it for prelims, mains or interview. Thank you. We wish you all the very best for your prelims to be held on 10th of October 2021, and we sincerely hope that, as Rajesh said, you come out with flying colors after prelims 2021. Thank you.